हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम अमित महाजन है और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल लेमैन हिस्ट्री एंड जियो पॉलिटिक्स में स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। तो दोस्तों, आज की डेट में देश में ये बात चल रही है कि मोदी जी तो आएंगे ही आएंगे। दूर दूर तक कोई नहीं है, सिर्फ मोदी जी हैं। और बात ये हो रही है कि बीजेपी 370 सीटें लाएगी कि 400 सीटें लाएगी। मतलब ऑपोजिशन को बिल्कुल नगण्य कर दिया गया है कि ऑपोजिशन किसी खाते में नहीं है, ये मोदी जी को हरा नहीं सकता। इनके नेता तो बिखरे पड़े हैं, इनकी अपनी अपनी राजनीतिक टर्फ्स हैं जहाँ पे ये इलेक्शन लड़ेंगे। ममता जी बंगाल में लड़ेंगी, अखिलेश जी यूपी में लड़ेंगे, तेजस्वी जी बिहार में लड़ेंगे, और बाकी जो राजनीतिक दल हैं वो तो मोदी जी के साथ हैं। और जो छुटपुट हैं ये आपस में लड़ते फिरेंगे, इकट्ठे होंगे नहीं, और मोदी जी आराम से 370 और 400 सीटें ले आएंगे। तो भाई साहब, बड़ी बात ये है कि पिछली जो पार्लियामेंट थी, लोकसभा में बीजेपी की थी 303 सीटें, अकेली बीजेपी की। अब बीजेपी कह रही है हम लाएंगे 370। तो 370 आप लेके कैसे आएंगे? एज एनडीए लेके आएंगे या अकेली एज ए बीजेपी लेके आएंगे? जो भी हो, बात तो एक ही है, क्योंकि आप तो अलायंस में लड़ रहे हैं, आप एनडीए अलायंस हैं। तो दोस्तों, बात ये है कि ये जो हिंदी बेल्ट है ना, हिंदी बेल्ट, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी, बिहार, उसके बाद पश्चिम के राज्य महाराष्ट्र और गुजरात, और उसके बाद दक्षिण में कर्नाटक। यहाँ पे तो बीजेपी जितना ज़्यादा परफॉर्म अच्छा कर सकती थी ऑलमोस्ट उतना कर चुकी है। तो यहाँ पे तो है बीजेपी स्टैग्नेट, इससे ऊपर जाने की जगह ही नहीं है इनके पास। इनके पास आगे जाने की जगह कहाँ है? इनके पास आगे जाने की जगह यहाँ पे है कि ये बंगाल में पिछली बार इनकी 18 सीटें थी और बंगाल में 42 सीटें हैं लोकसभा की, याद रखिए। वहाँ पे वो कुछ अच्छा करे। उड़ीसा में पिछली बार 8 थी, तो वहाँ पे वो कुछ अच्छा करे, वहाँ पे 21 हैं। आंध्रा में अच्छा करे, जहाँ पे पिछली बार इनके पास कोई सीट नहीं थी, वहाँ पे 25 सीटें हैं। तेलंगाना में अच्छा करे, जहाँ पे 17 की 18 सीटें हैं, पिछली बार वहाँ पे 4 थी। तमिलनाडु में अच्छा करे, जहाँ पे पिछली बार इनकी कोई सीट नहीं थी। केरला में अच्छा करे, जहाँ पे पिछली बार इनकी कोई सीट नहीं थी। अगर बीजेपी इन और अपनी जो यूपी की सीटें थी 62, उनको भी ऊपर लाए, तो बीजेपी तभी अपने इस टारगेट को अचीव कर सकती है। लेकिन क्या ये आसान है इतनी सीटें लाना? ये जो स्टेट्स हैं, इनमें रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। जहाँ पे तो बीजेपी विज़ कांग्रेस है ना, वहाँ पे बीजेपी का हाथ ऊपर है। जैसे कि हमने ये अपनी हिंदी भाषी स्टेटों में देखा, बीजेपी और कांग्रेस जहाँ आमने सामने की टक्कर में आ रही हैं, वहाँ पे बीजेपी का जो हाथ है वो ऊपर ही है। लेकिन अगर हम बात करें बंगाल की, पहले स्टार्ट करते हैं बंगाल से। बंगाल में बीजेपी का मुकाबला है ममता से, ममता जी की टीएमसी से, ममता बनर्जी की टीएमसी से। ममता बनर्जी एक ज़मीनी नेता है। टीएमसी वहाँ पे सक्सेसिव बार में गवर्नमेंट्स बना चुकी है, और इनका अभ्युदय हुआ था नंदीग्राम आंदोलन से, जहाँ पे टाटा की एक फैक्ट्री लगनी थी। इन्होंने टाटा प्लेट को लगने नहीं दिया था सिंगूर में, और उसके बाद ये जो लेफ्ट की गवर्नमेंट थी वो कलैप्स कर गई थी इलेक्शंस में, और ममता जी पावर में आई थी। उसके बाद ममता जी ने अपनी वहाँ पे एक ब्रॉड कोalition बना ली। इनकी जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बंगालीज तो हैं ही हैं, इनके साथ में बंगाली मुसलमान भी इनके साथ में हैं। अब देखने की बात यह है कि ये जो बीजेपी की आउटरीच है पैन इंडिया पसमानदा मुस्लिम्स को, वो यहाँ पे कितना इफेक्ट ला सकती है। क्योंकि बंगाल में जो मुस्लिम्स हैं वो 27% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बीजेपी यहाँ पे सबको साथ लेके चलती है या पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स लाती है, ये हमें नहीं पता। लेकिन बीजेपी का ध्येय यही है कि हमने सीटें जो वहाँ पे हमारी 18 हैं उनको इंक्रीज़ करना है,
और ममता बनर्जी की जो लीड है उसको कम करना है, या ममता बनर्जी से ऊपर ही जाना है। और इनकी तो सोच ये है कि अगले असेंबली इलेक्शंस में हमने ममता जी को हराना है, पावर से ही बाहर भेज देना है, अपनी सरकार वहां पे बनानी। तो ये रहे बंगाल, कि बंगाल में बीजेपी की लड़ाई ममता जी के साथ है, और बीजेपी किस तरह की इलेक्शन इंजीनियरिंग करेगी कि अपने 18 सीटों को ऊपर बढ़ाए। अब आते हैं हम उड़ीसा पे। उड़ीसा में जैसा कि आपको पता है, नेशनल टीवी पे भी न्यूज़ चल रही है कि बीजेपी और बीजेडी का टाई अप हो रहा है। कांग्रेस तो वहाँ आज की डेट में नाम की है, मतलब इतना ज़्यादा प्रभाव वहाँ पे है नहीं। और नवीन पटनायक का काम ही इतना अच्छा है बीजू जनता दल का कि लोग वहाँ पे इनको वोट देते हैं। पिछली 5 बार से इनकी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स वहाँ पे हैं। पिछली बार बीजेपी की वहाँ पे 8 सीट्स थी, और इस बार ये इनकी कोशिश रहेगी कि बीजू जनता दल के साथ इनका गठबंधन अगर हो जाता है, जो कि लग ही रहा है कि हो गया है, तो यकीनन इनकी सीट्स जो हैं वो उड़ीसा में बढ़ेंगी। उसके बाद आते हैं हम आंध्रा की तरफ। आंध्र प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है। आंध्र प्रदेश में जो रूलिंग पार्टी है वो है वाईएसआर कांग्रेस, और उनके जो सीएम हैं वो हैं जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी जो हैं ये ना तो एनडीए के साथ थे, ना ये ऑपोजिशन के साथ थे, इनका अपना अलग ही स्टैंड रहा है। इन्होंने पिछली जो पार्लियामेंट थी जो अब जाने वाली है, उसके अंदर बीजेपी को अपना जो सपोर्ट है बहुत क्रूशल मुद्दों पे दिया है। ये चाहे बीजेपी के साथ बेंचेस पे नहीं बैठे, लेकिन जहां बीजेपी की ज़रूरत पड़ती थी ये बीजेपी का साथ देते थे। अब वहाँ पे है ऑपोजिशन पार्टी टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू की। चंद्रबाबू नायडू एक मंजे हुए पॉलिटिशियन हैं, और उनका बीजेपी से बहुत पुराना नाता है। ये अलग चीज़ है कि बीच में इनकी टूट गया था गठबंधन जो भी था। आज की डेट में टीडीपी को अपनी जो जिसे कहते हैं कि अपनी प्रेजेंस रखने के लिए बीजेपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और टीडीपी के साथ हैं पवन कल्याण, जन सेना पार्टी के लीडर। वो एक तेलुगु बहुत बड़े हीरो हैं और उनका प्रभाव है लोगों में। तो जन कल्याण जो पवन कल्याण हैं और टीडीपी हैं, ये दोनों इकट्ठे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी से इनका गठबंधन हो जाए। और खबर निकल के ये भी आ रही है जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ कहीं ना कहीं पे एंटी इनकम्बेंसी आ रही है, और इस बार टीडीपी का वोट शेयर बढ़ेगा। तो बीजेपी के पास अब ये बीजेपी एक डिलेमा में है, किसके साथ गठबंधन करे, करे ना करे, अपना वोट शेयर कैसे बढ़ाए, और आने वाले टाइम पे मे बी इन इलेक्शंस में या अगले इलेक्शंस में वहाँ पे सीट्स लाए। कोशिश तो बीजेपी की यही रहेगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सीट्स उसके पास इस बार भी आएँ। अगर जैसे बंटवारा होता है सीटों का टीडीपी के साथ, तो उसमें वो कितनी जीत पाती है वो उनके लिए एक एडिशन ही है यहाँ पे। तो उसके बाद अब आते हैं हम तेलंगाना में। तेलंगाना में आपको जो याद ही होगा कि जो हैदराबाद का म्यूनसिपल इलेक्शन था वो बीजेपी ने किस तरह लड़ा था। सेंटर के लीडर्स वहाँ जाके इलेक्शन लड़ मतलब प्रचार कर रहे थे, और उन्होंने हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन को नेशनल लेवल का बना दिया था। आज की डेट में जो राम मंदिर बना है अयोध्या में, श्री राम जी का मंदिर, उसका नॉर्थन तेलंगाना में बहुत ज़्यादा प्रभाव आएगा। बीजेपी की पिछली बार यहाँ 4 सीट्स थी, और बीजेपी यहाँ पे लड़ रही है कांग्रेस के खिलाफ और बीआरएस भारतीय राष्ट्र समिति के खिलाफ, के चंद्रशेखर राव की पार्टी के खिलाफ। तो यहाँ पे बीजेपी की जो पिछली सीट्स थी 4, ये यकीनी तौर पे इंक्रीज होंगी, क्योंकि यहाँ पे जो हिंदू हैं, तेलुगु हिंदू हैं, इनमें धर्म का बहुत ज़्यादा प्रसार है। राम मंदिर की ओपनिंग का, अयोध्या में राम मंदिर श्री राम के मंदिर की ओपनिंग का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, और कुछ हद तक तेलंगाना स्टेट में पोलराइजेशन भी है, उसका फ़ायदा यकीनी तौर पे बीजेपी को मिलेगा। अब आते हैं तमिलनाडु पे। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स ही अलग है। मैंने अपने पिछले जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने बताया था आपको कि तमिलनाडु में द्रविड़ पॉलिटिक्स चलती है। द्रविड़ पॉलिटिक्स में एंटी नॉर्थ चलता है, एंटी हिंदू चलता है, एंटी गॉड चलता है। उस पॉलिटिक्स में एक आदमी आया है अभी अभी, अन्नामलाई, बीजेपी का जो स्टेट प्रेसिडेंट है।
अन्नामलाई जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, मोदी जी का उन्हें सपोर्ट है और बहुत एग्रेसिवली ये लोग अपनी जो फिलॉसफी है उसका प्रचार कर रहे हैं। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी रहेगी तमिलनाडु में, क्योंकि इतनी जल्दी वहाँ पे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। बीजेपी का गठबंधन AIADMK से भी वहाँ टूट चुका है, तो बीजेपी को तमिलनाडु में सीट्स मिलनी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के अनुसार 2024 का इलेक्शन या उसके बाद असेंबली इलेक्शन में या 2029 का इलेक्शन ही शायद बीजेपी वहाँ पे टारगेट करके चल रही है कि तब अभी हम काम करेंगे तो तब जाके हमें वहाँ पे सीट्स आएंगी। उसके बाद आते हैं हम केरला में। देखिए भाई साहब, केरला के जो डायनेमिक्स है ना, वहाँ पे चलती है लेफ्ट की पॉलिटिक्स और कांग्रेस की पॉलिटिक्स। UDF और LDF मतलब लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और UDF मतलब यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट में आते हैं लेफ्ट और UDF में आता है कांग्रेस और उसके अलाइज। ये जो स्टेट है यहाँ पे बीजेपी ने बहुत कोशिश की है आगे बढ़ने की, कर नहीं पाई। अब बीजेपी यहाँ पे बना रही है, कोशिश कर रही है कि हिंदूज और क्रिश्चियंस का किसी तरह से कोलिशन बने और मोदी जी की आउटरीच जा रही है वहाँ पे लोगों को और कोशिश हो रही है कि कुछ सीट्स हम जीतें। इस बार बीजेपी ने थ्रिसूर एक जगह है, कॉन्स्टिट्यूंसी है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया है और बीजेपी को उम्मीद है कि वहाँ पे वो 1-2 सीट्स ले आएंगे। तो इस तरह से उनकी एटलीस्ट ओपनिंग हो जाएगी केरला में। अब ऊपर आते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में बीजेपी को पिछली बार 28 में से 27 सीटें मिली थी और कर्नाटक का इलेक्शन ना कुछ अलग होता है। कर्नाटक में लोग स्टेट बेसिस पे स्टेट इलेक्शंस में वोट करते हैं और जो लोकसभा का इलेक्शन आता है तो नेशनल पॉलिटिक्स को ध्यान में देते हुए वोट करते हैं। तो यहाँ पे बीजेपी को एज है। अब हमें ये नहीं पता कि वो 27 की 27 मेंटेन कर पाएगी कि क्या करेगी और क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस भी वहाँ जोर तो लगाएगी क्योंकि कांग्रेस पार में। उसके बाद हम ऊपर आते हैं महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र में तो भाई साहब आपको पता ही है, खिचड़ी पकी हुई है। बीजेपी अपनी तरफ एक तरफ, उसके साथ शिवसेना शिंदे बीजेपी के साथ और एनसीपी अजीत पवार ग्रुप बीजेपी के साथ। दूसरी तरफ कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है और शरद पवार की जो एनसीपी है वो अलग है। पिछली बार बीजेपी को यहाँ पे प्राप्त हुई थी 41 सीटें, लेकिन तब उद्धव जी इनके साथ थे। आज की डेट में इनके साथ शिंदे साहब ज़रूर साथ में हैं, अजीत पवार ज़रूर साथ में हैं, लेकिन डर ये है कि जो सेना का वर्कर है वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को वोट डालेगा। लोगों के मन में ये मतलब ये एक शक सा है कि क्या शिंदे जी को वोट डालेगा शिवसैनिक पैन महाराष्ट्र बेसिस पे। और यही क्वेश्चन अजीत पवार के साथ भी है। अजीत पवार ज़मीनी नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं। वही कार्यकर्ताओं का काम करवाते थे, वही कार्यकर्ताओं से मिलते थे, वही पार्टी और संगठन चलाते थे। लेकिन शरद पवार एक ब्रांड है महाराष्ट्र में। जब ये बात आ रही है कि इतने बड़े नेता को साइड पे कर दिया उनके भतीजे ने, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। तो उससे क्या बीजेपी अपनी जो 41 सीटें हैं इन्हें मेंटेन कर पाएगी? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसके बाद आते हैं अब हम बिहार पे। बिहार में पिछली बार में ये जो एनडीए है, नीतीश जी, लोक जनशक्ति पार्टी और बीजेपी ने 39 सीट जीती थी 40 में से। आज की डेट में भी नीतीश जी ने पहले छोड़ चुके थे एनडीए को, अब फिर वापस आ गए। तो गठबंधन बरकरार है, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और बीजेपी। दूसरी तरफ है कांग्रेस और उनके साथ हैं आरजेडी और कम्युनिस्ट। अब यहाँ पे जो फैक्टर आता है ना भाई साहब, यहाँ पे फैक्टर आता है कि पिछली बार भी आप देखें तो असेंबली इलेक्शंस में बहुत बड़ी रिसर्जेंस हुई थी। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, बीजेपी से शायद एक आधी या 4-5 सीटों का ही फर्क था ज़्यादा, लेकिन मेजर पार्टी बनी थी वो आरजेडी ही बनी थी। वहाँ पे जो मुस्लिम यादव कंबाइन है, क्या वो बीजेपी एनडीए को अपनी परफॉर्मेंस रिपीट करने देगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
अब बीजेपी किस तरह की इलेक्शन इंजीनियरिंग वहाँ पे करती है, नीतीश बाबू के वापस आने से बीजेपी को कितना फ़ायदा होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। उसके बाद बात करते हैं हम देश के सबसे बड़े इम्पोर्टेंट राज्य की, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पिछली बार बीजेपी को और उसके अलाइज को 64 सीटें आई थी। अखिलेश यादव और मायावती जी ने 15 सीटें ली थी, 1 सीट कांग्रेस को गई थी। आज की डेट में वहाँ पे इंडिया अलायंस में अखिलेश जी कांग्रेस इकट्ठे लड़ रहे हैं, मायावती जी अपना अलग इलेक्शन लड़ रही हैं और एनडीए अपना इलेक्शन अलग लड़ रहा है। अगर बीजेपी को 370 सीटें लानी हैं तो इन्हें अपने पिछली बार की जो 64 की परफॉर्मेंस थी उससे अपना स्ट्राइक रेट और ज़्यादा करना पड़ेगा, उसे 72 प्लस लेके जाना पड़ेगा। अगर ये 72 प्लस ले जाते हैं तब मिशन 370 जो है वो मुश्किल नहीं। अगर आप तो नटशेल में देखें, अगर आप बड़ी स्टेट्स में परफॉर्म करें, आप यूपी में अच्छा परफॉर्म करें, बिहार में अच्छा परफॉर्म करें, मतलब अपनी बिहार में तो देखिए वो ही नहीं था ना, अब स्पेस ही नहीं है, 39 सीट्स तो पिछली बार थी, उससे बेहतर आप क्या परफॉर्म करेंगे। यूपी में आप 10-12 सीट्स ऊपर लाएं, बंगाल में आप ऊपर जाएं, 18 से उसको 28 करें, 30 करें, उड़ीसा में 8 से आप उसको 15-16 करें, आंध्रा में आप अपना खाता खोलें, 3-4 सीट्स लेके आएँ, तेलंगाना में आप 4 से उसको 8 करें, कर्नाटक में भी आपके पास स्पेस नहीं है, तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा टफ है आपके लिए, लेकिन आप कोशिश करें कि 2-3 सीटें निकाल लें, बाई चांस अपनी इलेक्शन स्ट्रेटजी ऐसे बनाएं, और केरला में भी 2-3 सीट्स ले आएं तो तभी मुमकिन है। और महाराष्ट्र को ध्यान से देखें, महाराष्ट्र में आपका नुकसान ना हो, महाराष्ट्र में आपकी इलेक्शन इंजीनियरिंग जो है वो सक्सेसफुल हो, देवेंद्र फडणवीस उसको देख ही रहे होंगे, तो वो 48 सीटों में से जो पिछली बार आपकी 41 आई थी वो घटनी नहीं चाहिए। वो बड़े बेशक ना पर कम भी ना हो, अगर वो कम हुई तो बीजेपी का मिशन 370 बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके साथ ही छोटे छोटे राज्य जैसे कि पंजाब की साइज बेशक छोटा है लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 13 सीट्स हैं लोकसभा की। वहाँ पे जो आज की डेट में राजनीति है वो आपकी राजनीति चल रही है, प्रिंसिपल ऑपोजिशन कांग्रेस है, बीजेपी और अकाली दल साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका जो इफेक्ट है बहुत ज़्यादा देखिए लगता नहीं है कि होगा। बीजेपी 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में ही मानी जाती है कि इनका प्रभाव है, होशियारपुर में, पठानकोट में, कुछ हद तक अमृतसर शहर में, इससे आगे बीजेपी नहीं है। अकालियों का जो प्रभाव किसी वक्त पे होता था अकाली दल का, आज की डेट में वो बिल्कुल नहीं है। आपने जो अपनी वेलफेयर पॉलिसीज चलाई हैं, ये जो आप बोलें रेवड़ी पॉलिटिक्स चलाई है, उसके बेसिस पे सब पार्टीज को उन्होंने वहाँ पे ज़ीरो कर डाला है। कांग्रेस ही है जो कुछ कुछ वहाँ पे बाकी है, क्या वो करती है आपके साथ कंपटीशन, ये तो वक्त ही बताएगा, कौन वहाँ कितनी सीटें लाता है वक्त ही बताएगा। लेकिन एनडीए के पास वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है ग्रो करने का। जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी के पास एक स्पेस है कश्मीर में ग्रो करने का। कश्मीर में कुछ एक सीट्स हैं जहाँ पे बीजेपी आ सकती है। तो इन द नटशेल अगर 370 बीजेपी को लाना है तो उसे आउट ऑफ द बॉक्स जाके परफॉर्म करना पड़ेगा। ऑपोजिशन तो अपनी पूरी ताकत लगाएगा कि बीजेपी इतना अच्छा परफॉर्म ना करे, लेकिन एक विजन अगर आपको देश की लेके जानी है और उस बार को क्रॉस करना है जो राजीव गांधी ने सेट की थी 414 सीट्स की 1985 के इलेक्शन में, तो बीजेपी को जिसे कहते हैं ना अपने बॉक्स से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकालना पड़ेगा उसके करीब भी जाने के लिए। हमारी शुभकामनाएं जो हैं वो तो हमारे देश के साथ हैं। जो भी आए देश के लिए सोचे, देश हित में सोचे, और देश के आम नागरिक होने के नाते हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। इसी के साथ मैं अपना आज का यूट्यूब वीडियो एंड करता हूँ। मेरे चैनल लेमैन हिस्ट्री एंड जियो पॉलिटिक्स को काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।